हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था जस्ट लास्ट क्लास में और उसमें हमने कुछ दो चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में यूक्लिड्स एक्सियम्स को कवर कर लिया था। टोटल 7 एक्सियम्स मैंने बताए थे कि 7 एक्सियम्स, बस मैंने उस पर एक्शन लिखाए थे एंड उस पर कुछ एग्जाम्पल्स आज मैं कराने वाला हूँ एक्सियम्स पे ही। और आज इसके बाद एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग कुछ यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स भी देखने वाले हैं और उनपे भी कुछ और भी कुछ डेफिनेशंस है, जो भी है, जो भी बचा कुछ इस चैप्टर में, जो भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं तुम लोग को आज कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये चैप्टर इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। दो ही पार्ट का, ज्यादा बड़ा मैंने कहा भी नहीं था, वीडियो ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो ये फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला एग्जाम्पल। In the given figure, it is given that angle 1 equal to angle 4, angle 3 equal to angle 2. तो यहाँ पे conditions given है कि angle 1 और angle 4 equal है, angle 3 और angle 2 equal है, तो ये दिया है। By which Euclid's axiom, it can be shown that if angle 2 equal to angle 4, ठीक है, मतलब ये भी एक दिया है कि angle 2 और angle 4 equal है। तो तुम चाहिए तो angle 2 और angle 4 equal है, तो तुम ये बोल सकते हो ना, अगर 2 4 के equal है तो 4 भी 2 के equal होगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, राइट। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है। तुम चाहिए तो इसको फर्स्ट स्टेटमेंट बोल दो, इसको सेकंड स्टेटमेंट बोल दो, इसको थर्ड स्टेटमेंट बोल दो। तो देखो, फ्रॉम 2 एंड 3 वी कैन से दैट पूरा लिखना अच्छे से, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि अगर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है तो मुझे एंगल 1 और एंगल 3 को भी इक्वल बताना पड़ेगा। तो एंगल 4 और एंगल 3 देखो इक्वल है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं लिख देता हूं फोर्थ। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे लिख देना यूजिंग एक्सियम 1। याद है एक्सियम 1 क्या था? तो एक्सियम 1 में क्या था, if two things are equal to the same things, then these two are also equal, ठीक है। things are which are equal to the same things are equal to one another, बेसिकली ये एक्सियम का नाम था। तो देखो 3 भी इक्वल टू 2 है, 4 भी इक्वल टू 2 है, तो ऑफकोर्स 3 और 4 भी क्या रहेंगे, इक्वल, ठीक है। तो तुम चाहिए तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 4 और इक्वल टू 3, ये भी चलेगा, क्योंकि 3 अगर 4 के इक्वल है तो 4 भी 3 के इक्वल रहेगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। अब इसके बाद लेकिन मैं तो इसका ऐसे लिखता हूं, मैं ज्यादा आसान रहेगा। मैं ऐसे क्यों इंटरचेंज कर रहा हूं तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि अब देखो फ्रॉम 1 एंड 4, तो इसको देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 4, तो ये 1 है एंड ये 4 है। तो देख सकते हो वापस हम लोग एक्सियम 1 का यूज करेंगे, तो देखो 1 इक्वल टू 4 है और 3 भी इक्वल टू 4 है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 यूजिंग वापस से एक्सियम 1। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो हेंस यहां पे लिख देना हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास, इस तरीके से इसको प्रूव किया जाता है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, टू सेल्समैन मेक इक्वल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो दो सेल्समैन है, लेट द टू सेल्समैन, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, दोनों जो सेल्समैन है मेक इक्वल सेल्स ऑफ रुपीज एक्स, कि दोनों ने, मान लेते हैं कि दोनों ने एक्स और एक्स रुपीज का सेल किया है इन जून, ये जून की बात है। फिर इन जुलाई ईच सेलमैन डबल्स हिज सेल ऑफ द मंथ ऑफ जून। फिर इन जुलाई तो क्या होगा, देयरफॉर इन जुलाई ईच, ऐसे लिखो, इन जुलाई द टू सेल्समैन मेक सेल्स ऑफ रुपीज। अब देखो डबल्स द सेल, मतलब जो पहले x था वो भी क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो सेल्समैन 1 का भी 2x होगा और सेल्समैन 2 का भी 2x होगा, राइट। कंपेयर देयर सेल्स इन द जुलाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों का ही सेल्स 2x होने वाला है, क्योंकि दोनों का सेल्स x था, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द टू सेल्समैन
will make equal sales in July। ठीक है, तो ऐसे क्यों? क्योंकि देखो मंथ जून मंथ में दोनों के सेल्स एक्स थे, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। अब दोनों को अगर मैं डबल किया तो वो डबल जो क्वांटिटी होगा वो भी दोनों के इक्वल ही होंगे ना। जैसे कि सेल्समैन 1 का एक्स है और सेल्समैन 2 का भी एक्स है, तो मंथ ऑफ जुलाई में क्या होगा, सेल्समैन 1 का 2x हो जाएगा डबल, और सेल्समैन 2 का भी 2x हो जाएगा, तो दोनों 2x। तो यहाँ पे कौन सा एक्सियम यूज हो रहा है? तो यहाँ पे वो वाला डबल वाला एक्सियम यूज हो रहा है, डबल थ्योरम। मतलब उसमें क्या था, एक्सियम नंबर मेरे ख्याल से वो 6 था, देख लेना, यूजिंग एक्सियम 6। एक्सियम 6 क्या कहता था? ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, या फिर ऐसे बोलो, थिंग्स विच आर इक्वल थिंग्स ऑन डबलिंग इक्वल्स वन अनदर। मतलब अगर कोई चीज है, दो चीजें इक्वल है, उनको डबल करोगे तो भी क्या रहेगा, वो इक्वल ही रहने वाला है। तो ये एक्सियम नंबर 6 था। सिमिलरली हाफ के लिए भी था वो, जो कि एक्सियम नंबर 7 था। तो ये सब बेसिक एक्सियम्स है जो कि तुम्हें याद रखने चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सियम 6 है। फिर और क्या लिखा देखो, कंपेयर द स्टेट विच एक्सियम, हमने लिख दिया एक्सियम 6। ऑल्सो गिव 2 more एक्सियम्स यूजिंग द अबव सिचुएशन। तुम यहाँ पे तुम और 2 एक्सियम्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। कौन से 2 एक्सियम्स? तो इसमें तुम एक्सियम 2 एंड एक्सियम 3 को भी बोल सकते हो। एक्सियम 2 और एक्सियम 3 याद करो क्या होता है। तो एक्सियम 2 और एक्सियम 3 क्या होता है? एक्सियम 2 में बताता हूं कि अगर कोई दो चीजें हैं, उसमें अगर कोई इक्वल चीज ऐड करते हैं, ठीक है, अगर कोई दो चीजें हैं एक्स और वाई, उसमें अगर मैं कुछ इक्वल चीज ऐड करते हैं, ठीक है, दो इक्वल चीज है, एक्स और वाई इक्वल है, उन दोनों में मैंने कुछ एक जेड क्वांटिटी दोनों में ऐड किया, तो भी क्या रहेगा, दोनों क्वांटिटीज इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है वो देखो, एक्स है, अगर मैं एक्स में एक्स ऐड करूंगा तो 2x हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर y है, दूसरे साइड सेल्समैन की सैलरी अगर y है, सेल्स y है, तो y को अगर y ऐड करूंगा तो 2y हो जाएगा, डबल हो रहा है ना। तो इसका मतलब वापस से जो 2x और 2y क्या रहने वाले, इक्वल। तो एक्सियम 2 एंड सिमिलरली एक्सियम 3 का भी बोल सकते हो। एक्सियम 2 में एडिशन ऑफ सेम थिंग्स था, एक्सियम 3 में सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम थिंग्स था, कि अगर कोई दो चीजें हैं उसमें अगर सेम चीज सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों चीजों में से, तो जो बचेगा, जो रिमाइंडर रहेगा, वो भी क्या रहेगा, इक्वल। तो यहाँ पे देखो 2x में से अगर मैं एक x हटाऊं, x आएगा, ठीक है, दोनों में वापस से क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो एक्सियम्स का भी, मतलब ये दोनों एक्सियम्स मिला के इनफैक्ट एक्सियम 6 मिल सकता है। नेक्स्ट एक और आज का क्लास एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। इन द एडजेसेंट फिगर इफ AB इक्वल टू BC, then BM is the midpoint of AB and N is the midpoint of BC। ठीक है, show that AM is equal to NC। तो देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, दो पार्ट्स है। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, AB इक्वल टू BC दिया हुआ है, स्टार्टिंग कंडीशन है, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो M अगर मिड पॉइंट है अगर AB का, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो AM इज इक्वल टू MB, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। फिर उसके बाद और एक क्या है, देखो N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो देखो BN is equal to NC because N is the midpoint of BC। तो ये तो कंडीशन गिवन है। अब हमें क्या शो करना है, शो दैट AM, ये जो AM है वो NC के बराबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो AM की बात कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं AM प्लस MB करूंगा, देखो AM प्लस MB, वो मुझे क्या मिलने वाला है, पूरा AB मिलने वाला है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे देख सकता हूं MB की जो वैल्यू है वो AM के बराबर ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं AM प्लस MB जो है उसको मैं लिख देता हूं वापस से AM इज इक्वल टू AB, बिकॉज AM इज इक्वल टू MB। ये कंडीशन यूज किया क्वेश्चन में, मतलब गिवन है, ठीक है। तो ये बन जाएगा AM प्लस AM विच इज ट्वाइस ऑफ AM इज इक्वल टू AB। इनफैक्ट अगर 2 को मैं ट्रांसपोज करूंगा उस साइड, तो मुझे मिलेगा AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, राइट। सिमिलरली अब मैं दूसरे को भी देखता हूं, तो उसमें देखो BN प्लस NC इज इक्वल टू, BN प्लस NC कितना हो जाएगा, BC, और BN को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो यहाँ पे NC के टर्म में निकालना है, तो BN को मैं लिख सकता हूं NC, तो NC प्लस NC इज इक्वल टू BC, तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ NC इज इक्वल टू BC, इंप्लाइज NC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC।
बस इन दोनों कंडीशंस को चेक करो। ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दो इसको, ये सेकंड इक्वेशन बोल दो इसको। तो दोनों इक्वेशंस को देखो। अब देखो ए बी और बी सी इक्वल है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर इसका हाफ भी क्या रहेगा, हाफ ऑफ ए बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, सॉरी बी सी, ठीक है। और हाफ ऑफ ए बी क्या है, तो वो है ए एम इक्वल टू, और हाफ ऑफ बी सी क्या है, एन सी, हेंस प्रूव्ड। यहां पे मैंने कौन सा एक्सियम यूज किया, एक्सियम 7। अगर दो चीजें इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहने वाले हैं। ए बी और बी सी देखो क्वेश्चन में दिया ही था स्टार्टिंग में कि ए बी और बी सी इक्वल है, तो उनके हाफ भी क्या रहेंगे, इक्वल है। सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी तुम लोग सेम वे से कर सकते हो। देखो बी एम इक्वल टू बी एन, ये दिया है क्वेश्चन में। फिर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो तुम लिख सकते हो ए एम इज इक्वल टू एम बी, जो ऊपर लिखा था सेम कंडीशंस। और एन बी मिड पॉइंट है, देखो एन बी मिड पॉइंट है बीसी का, तो बी एन इक्वल टू एनसी। तो ये कंडीशन हमारे पास है ऑलरेडी, फर्स्ट 3 कंडीशंस, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये 3 कंडीशंस है तो तुम्हें सॉल्व क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू बी सी। तो तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो टू प्रूव, यहाँ पे मैं लिखा नहीं लेकिन तुम लोग लिखना है तो लिख सकते हो अच्छे से, अगर एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू बी सी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी को क्या लिख सकते हो, तो ए बी को क्या लिख सकते हो, देखो ये चीज ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ऊपर भी निकाला था, तुम जी तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर से खुद भी निकाल सकते हो। ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, राइट, ट्वाइस ऑफ ए एम। लेकिन ए एम जो है वो एम बी के बराबर है, तुम एम बी को चाहिए तो बी एम लिख दो, फर्क क्या पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम बी बी एम लिखो या एम बी लिखो, मैं चाहिए तो यहाँ पे बी एम लिख देता हूँ, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा ना, बस लेंथ है, लेंथ तो कैसे भी हो सकता है, ए बी भी उतना ही और बी ए भी उतना ही है। तो ए बी इक्वल टू देखो ट्वाइस ऑफ ए एम, ये तो तुम प्रूव कर ही लोगे, ठीक है, यहां तक तो तुम खुद से ही लिख लोगे, पूरा छाप लेना यहां से। तो ट्वाइस ऑफ ए एम, तो ट्वाइस ऑफ ए एम, लेकिन ए एम भी किसके बराबर है, तो बी एम के बराबर, तो ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एम, ठीक है, बिकॉज ए एम इज इक्वल टू बी एम। सिमिलरली अब देखो बी सी, बी सी इज इक्वल टू, तुम क्या लिख सकते हो, बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन सी, लेकिन एनसी की वैल्यू भी किसके बराबर है, बी एन के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ बी एन। तो बस इन दोनों इक्वेशंस को देखो अच्छे से, अभी यहां पर लिख देता हूं बिकॉज एनसी इक्वल टू बी एन, ठीक है, बी एन। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को देखो, तुम इसको भूल जाओ, बस इन दोनों को लो, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस को। तो देखो ए बी इज ट्वाइस ऑफ बी एन, बी सी इज ट्वाइस ऑफ बी एन। तो तुम देखो तुम्हारे पास कंडीशन क्या है, तुम्हारे पास ये कंडीशन है कि बी एन और बी एन दोनों इक्वल है, ये गिवन है, देखो इफ दिस, तो इसका ट्वाइस भी क्या रहेगा, ऑफ कोर्स ट्वाइस भी इक्वल रहेगा, ट्वाइस ऑफ बी एम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एन। यहां पे हमने वो एक्सियम देखा था, देखो ट्वाइस, ठीक है, दो चीजें इक्वल है तो उनके डबल्स भी इक्वल रहेंगे। ये कौन सा एक्सियम है, तो एक्सियम 6, ठीक है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू वन अनदर देयर डबल्स विल आल्सो बी इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ बी एम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एन, लेकिन ट्वाइस ऑफ बी एम किसके बराबर है, तो वो ए बी के बराबर है, और ट्वाइस ऑफ बी एन बी सी के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। तो बस ये, अगर तुम ये अच्छे से आ गया तो सेकंड पार्ट तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाला। तो ये सब एक्सियम्स है, अलग अलग एक्सियम्स कब कहां कैसे यूज करना है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। इन 3 एग्जांपल्स को सबसे पहले लिखो, आगे बढ़ते हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के साथ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यूक्लिड ने उसके बाद एक्सियम्स के बाद कुछ पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स और एक्सियम में डिफरेंस क्या है कि पोस्टुलेट्स यूजुअली जो रिलेटेड रहते हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड रहते हैं, कि ट्रायंगल्स, सर्कल्स, जो भी ज्योमेट्री रिलेटेड जो भी एविडेंट ट्रूथ्स होते हैं हमारे पास, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट उसको कुछ प्रूव नहीं किया जा सकता, तो बस देख देख के एनालाइज करके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सब जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ जो ज्योमेट्री में है उनको यूजुअली हम लोग पोस्टुलेट्स में इंक्लूड करते हैं, मतलब यूक्लिड्स ने पोस्टुलेट्स में इंक्लूड किया। एंड एक्सियम्स में क्या होता है, एक्सियम्स कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरी जस्ट ज्योमेट्री में हो, चाहे वो कौन सा भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हो, उसमें वो सब एक्सियम्स लगा सकते हैं। तो पोस्टुलेट्स टोटल मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, ठीक है। ऐसे तो वैसे उसने बहुत सारे पोस्टुलेट्स निकाले हैं, लेकिन ये जो 5 पोस्टुलेट्स हैं वो बेसिक्स है। इनफैक्ट ये 5वां भी बहुत बड़ा है, पहले 4 से ही उसने, ये जो पहले 4 पोस्टुलेट्स है उनसे वो बाकी 465 और पोस्टुलेट्स, खुद थ्योरम्स, जो डेफिनेशन जो बोलना है बोलो, तो उससे उसने डिराइव करता गया है।
चेन है पूरा एक, ठीक है, चलते जाता है, पूरी किताब है यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे। तो हमें वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस बेसिक जानना है, बस स्टार्ट होना है, हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। तो वो सब स्टार्ट करने के लिए हमें ये 4 पोस्टुलेट्स, इनफैक्ट मैंने 5 लिखे हैं, ये 5 पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए। तो पोस्टुलेट नंबर 1, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो देखो वो क्या बोल रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो बहुत सिंपल सी चीज है। इनफैक्ट ये बोलना क्या चाहता है, देखो मैंने सिंपल भाषा में यहाँ पे अभी जो रिसेंट नया जो ज्योमेट्री है, जो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलते हैं जिसे, जिसमें यूक्लिड्स का जो भी शब्द जो यूज कर रहा है वो सब यह शब्द है वो यूज नहीं करते हैं। तो उसको देखो क्या लिखा है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो 2 अगर अलग अलग पॉइंट्स हैं, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो तुम कहीं भी कोई भी 2 पॉइंट्स लो, कहीं भी लो, हमेशा क्या होगा, एक यूनिक लाइन उन दोनों पॉइंट से पास करते हुए मिलेगी। यूनिक मतलब एक सिंगुलर लाइन मिलेगी। तुम चीजें इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ठीक है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितने लाइंस मिलते हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट्स, सॉरी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगे, ऐसे देखो, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगे। तो ये एक पॉइंट मान लो, ये ए पॉइंट है। सिमिलरली एक दूसरा पॉइंट है, उससे भी हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगे, क्योंकि एक पॉइंट से पास करते हुए बहुत सारे लाइंस बनते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं कि ऐसा लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो तो एक ही पर्टिकुलर लाइन आएगा जो कि रहेगा ऐसा कुछ, ये। तो इसीलिए 2 पॉइंट से पास करने वाली हमेशा एक यूनिक लाइन बनती है। तो यही यूक्लिडियन का पहला पोस्टुलेट है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को अपन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमेशा। फिर पोस्टुलेट नंबर 2, और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। तो टर्मिनेटेड लाइन, यहाँ पे इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है, मतलब यूक्लिडियन ने उस टाइम लाइन सेगमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम लोग को तो अभी पता ही है, बेसिक से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, तो वो सब तो तुम लोग देखते आ ही रहे हो। तो तुम्हें पता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, कि 2 पॉइंट के बीच में जो भी पार्ट रहता है वो होता है लाइन सेगमेंट। उसका लेंथ फाइनाइट होता है, तुम्हें पता है, उसका लेंथ निकाल सकते हो। और लाइन क्या होता है, तो लाइन इनडेफिनेटली ऐसे इधर भी बढ़ते जाती है। तो ये पूरा लाइन है, ठीक है। अगर मैं एल की बात करूं तो पूरी एल लाइन है, और ए भी बोला तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट को ही यूक्लिड ने क्या किया है, उसको नाम दिया टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड मतलब बंद है, दोनों तरफ से बंद है, ठीक है। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। तो टर्मिनेटेड लाइन को तुम इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हो जितना जाना जाओ, और इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हो जितना जाना जाओ। इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। यूक्लिड टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड नाउ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, बताया मैंने अभी भी। फिर सर्कल, सर्कल की भी बात की उसने। और सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो देखो एक सर्कल क्या होता है, सर्कल सबको तो पता ही होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल। तुमने प्रीवियस क्लासेस में यूजिंग कंपास ड्रॉ भी किया होगा सर्कल। तो सर्कल के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, तो उसका एक सेंटर जहां पे तुम नीडल रखते हो, एंड ऑफ कोर्स कितना बड़ा सर्कल रखना है, तो वो कौन सा डिसाइड करता है, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है रेडियस, ठीक है। तो सेंटर से ये जो भी डिस्टेंस है, ये जो आर है, उसको बोलते हैं रेडियस, एंड सेंटर ये है सी। तो तुम कोई भी सर्कल बना सकते हो अगर तुम्हारे पास ये 2 चीजें पता है। क्या, कि अगर एक सेंटर, वो एक सेंटर मतलब पॉइंट है, वो पॉइंट पता है, और वो लेंथ कितना है रेडियस का वो पता है, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट सेंटर, ठीक है। और यहां पे जो आर है वो है लेंथ, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो ये 2 चीजें अगर पता है तो तुम कोई भी सर्कल बना सकते हो। यहां पे इसलिए लिखा सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तुम जो सेंटर लेना लो, तुम जो रेडियस लेना लो, और अगर डायग्राम बनाओगे तो हमेशा सर्कल ही बनेगा। तुम चाहे तो 1 बिलियन का भी बनाओ, चाहे तो कोई भी अगर अर्थ को बनाते हैं, ठीक है, सपोज अर्थ का प्रोजेक्शन बनाना है, सपोज मुझे किताब में, तो अपन उसका भी अर्थ का भी प्रोजेक्शन बना सकते हैं विद प्रॉपर मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये तो बहुत ही फालतू एक चीज है, ठीक है। सारे राइट एंगल एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, तुम चाहे वो कैसा ही लो, ऐसा लो, ऐसा लो। तो देखो यहां पे मैं अगर लेता हूं ABC,
यहाँ पे लेता हूं पी क्यू आर, यहाँ पे लेता हूं एक्स वाई जेड। तो देख सकते हो ये जो तीनों एंगल्स है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। तो ये तो तीनों इक्वल रहने वाले हैं क्योंकि उनकी तीनों की वैल्यूज ही क्या है 90 डिग्री। तो यही बोल रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू 180। ठीक है, फिर एक फाइनल पोस्टुलेट 5 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टुलेट है, तुम ध्यान से देखोगे। थोड़ा सा समझने में ये जो इंग्लिश लिखा है उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकती है, लेकिन टेंशन मत लो, समझ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको चाहिए तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। ठीक है, पी क्यू इज फॉलिंग, फॉलिंग मतलब बस कटिंग, उसने शब्द वहां पे फॉलिंग यूज किया है। ठीक है, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस कौन कौन से, ए बी एंड सी डी। तो देख सकते हो यहाँ पे पी क्यू ए जो लाइन है वो दो स्ट्रेट लाइंस में फॉल कर रहा है, ए बी एंड सी डी। थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं ताकि इसको अच्छे से लिख सकें। ए बी एंड सी डी क्या लिखा, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। तो देखो मैंने यहाँ देखो तो लाइंस एंड एंगल्स इसलिए पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पे पोस्टुलेट में समझ सको तुम लोग। अब देखो इंटीरियर एंगल्स तुम्हें पता ही है कि अंदर के एंगल्स, ए बी और सी डी के बीच में जो भी एंगल्स है वो अंदर के एंगल्स, मतलब ये एंगल या फिर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो ये टोटल 4 एंगल्स होते हैं इंटीरियर में और 4 एक्सटीरियर में होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, तो मतलब ये जो पीक्यू लाइन है उसके सेम साइड में, यानी देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं ताकि तुम लोग को क्लियर हो। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, कौन सा एंगल्स है वो दोनों, दोज आर एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर मतलब दोनों को साथ में लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका मतलब है टेकन टुगेदर, दोनों का ऐड करेंगे, लेस देन 2 राइट एंगल्स। ये कंडीशन है इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, वो मैं बताया था लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट चैप्टर में, और 2 राइट एंगल कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ट्वाइस ऑफ 90 विच इज 180। ठीक है, तुम चाहिए तो वन स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते थे, लेकिन उसने वहां पे स्ट्रेट एंगल ज्यादा यूज नहीं किया, बस राइट एंगल का यूज किया है। तो 2 राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री। तो बोल रहा है इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 से छोटा है, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड, ये जो ए बी एंड सी डी, इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than the 2 right angles। तो देखो तुम्हें अभी ये प्रॉपर्टी कैसे तुम्हें अच्छे समझेगी, जब तुम्हें याद होगा तो मैंने कहा था कि अगर जब ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइंस है तो याद होगा तो इन दोनों के बीच का सम मैंने बताया था कितना होता है 180। तो अब सोचो कि अगर इन दोनों के बीच का सम 180 नहीं है, ठीक है, 180 है तो क्या होता है पैरेलल, लेकिन 180 नहीं है तो ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा एंगल्स में कमी हो जाएगी ना, 180 से कम हो गया, तो इसका मतलब अगर 180 से कम है तो ये जो दोनों लाइंस है ए बी एंड सी डी विल मीट ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब देखो ये थोड़े से बेंड हो गए, तो ऐसे अगर प्रोड्यूस करोगे उनको आगे जाके तो ये कहीं ना कहीं तो जाके इस साइड मिलेंगे। तो वही बोल रहा है therefore if angle 1 plus angle 2 equal to 180 is less than 180 degree, then on producing AB and CD they will meet on that side। इस केस में मैंने लेफ्ट साइड में लिया एंगल 1 एंड एंगल 2 ऑन द लेफ्ट साइड, यहां पे लिख दो चाहिए तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, एंगल ऑन द लेफ्ट साइड लिया है, तो देखो आई एम प्रोड्यूसिंग ए बी एंड सी डी, दे विल मीट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पी क्यू। तो यही बोल रहा है वो कि अगर ये एंगल छोटा है 180 से तो यहां पे मीट करेगा। अगर मैं ये दोनों एंगल्स की बात करता, इन दोनों एंगल्स का सम 180 से छोटा होता तो उस साइड मिलता, और अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता तो वो पैरेलल हो जाता। तो ये मैं एक्स्ट्रा एक चीज भी बता देता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर इक्वल टू 180 डिग्री होता तो इसका मतलब ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, ये तो याद होगा तुम लोग को, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर इक्वल टू 180, और अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन 180 होता तो ये जो ए बी और सी डी को प्रोड्यूस करते तो ए बी एंड सी डी
विल मीट ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट मतलब कौन सी साइड में, अभी लेफ्ट में है तो मीट ऑन द राइट साइड, राइट साइड ऑफ पी क्यू। बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है, बस जिसका एंगल, दोनों का एंगल्स का सम अगर छोटा हुआ तो वो थोड़ा सा इस साइड बेंड हो जाएंगे, दोनों लाइंस दोनों इस साइड क्लोज आएंगे, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में मीट होंगे। ठीक है, ज्यादा होगा तो इसका मतलब राइट साइड में मीट होंगे, और अगर इक्वल टू 180 होगा तो ये पैरेलल होंगे। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा पोस्टुलेट है, बस लिखा बहुत डिफिकल्ट तरीके से एक्सप्लेन करने में समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो लिख लो इस 5 पोस्टुलेट्स को, और भी मुझे कुछ कुछ चीजें इसमें बतानी है, लास्ट पार्ट है थोड़ा सा डेफिनेशंस, और भी कुछ नए नए डेफिनेशंस है जो कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री में यूज होते हैं। एंड इसके बाद मैं कुछ एक नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की भी बात करूंगा, और फिर अपना टॉपिक ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते। चलो फिर लास्ट पार्ट करते हैं इस चैप्टर का। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट एंडिंग नोट, कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ एक प्लेफेयर एक्सियम करके मैं कुछ चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो मैंने कवर करने वाला वो एक थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दो अगर अलग अलग लाइंस है, सपोज ऐसी हमारे पास दो लाइंस है, सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट लाइन जो भी रहते हैं उनके कभी भी एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं आ सकते हैं। जैसे कि तुम कोई भी स्पेस में कोई भी दो लाइंस लो, चाहे वो ऐसे लो, देखो दो लाइंस पैरेलल हो रहे हैं तो कोई कॉमन पॉइंट आएगा क्या इनका, नो, कोई भी पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। या फिर दो लाइंस ऐसे लो तो कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे, एक ही कॉमन पॉइंट आएगा। ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट लाइंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द दिया हुआ है। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट लाइंस होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, क्योंकि अगर दोनों सेम लाइंस हो गए तो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे और इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन में आ जाएंगे, राइट। इसीलिए ये सोचो कि दो डिस्टिंक्ट लाइंस है, दो अलग अलग लाइंस है, तो सोचो कैसे भी बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कैसे ही बनाओ, ये कभी भी दो लाइंस, अलग अलग लाइंस कभी भी एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं देने वाले। ठीक है, जैसे कि इसको अगर देखोगे तो ये यहाँ पे जाके और ये यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं तो जाके एक पॉइंट दे देगा। तुम चलो पैरेलल लाइंस भी ले लो, एल और ये एम, तो ये भी देखो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे कोई भी दो डिस्टिंक्ट लाइंस कभी भी एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं देने वाले। अब ये थ्योरम क्यों है, ये एक्सियम क्यों नहीं है, क्योंकि इसको प्रूव कर सकते हैं बाकी चीजों के साथ। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करना है, हम लोग इसको अजम्पशन से प्रूव करते हैं। अजम्पशन मतलब क्या अजम्पशन करेंगे, तो इसमें अजम्पशन ले लेते हैं कि इसका जो कंडीशन है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि चलो पी एंड क्यू दो लाइंस है। ठीक है, पी एंड क्यू दो पॉइंट्स है जो कि दोनों पॉइंट्स इन दोनों लाइन से पास कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स पासिंग थ्रू दीज टू गिवन लाइंस। तो अगर दो पॉइंट से पास कर रहे हैं तो तुम्हें याद होगा तो एक कंडीशन थी हमारे पास, कौन सी कंडीशन, कि एक पॉइंट दो पॉइंट से पास करने के लिए हमेशा एक पर्टिकुलर यूनिक लाइन ही आती है। थोड़ी देर पहले देखा था हमने, एक्सियम था वो, पोस्टुलेट था अपना। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग ने क्या बोला, हमने अज्यूम क्या किया कि चलो मान लेते हैं कि ये पी एंड क्यू से दो डिस्टिंक्ट लाइंस पास हो रहे हैं, लेकिन वो तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना, कि अगर पी एंड क्यू से दो डिस्टिंक्ट लाइंस पास होंगे तो इसका मतलब दो मतलब हमारा जो स्टेटमेंट था कि दो पॉइंट से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमेशा एक ही यूनिक लाइन बनती है, ऐसे कुछ, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो अपना अजम्पशन फेल हो जाएगा। इसीलिए ये अपना एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये थ्योरम का तुम्हें प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार थ्योरम पता होना चाहिए, बेसिक ये सब कवर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे। मैं यहाँ पे टोटल 9 डेफिनेशन लिखा हूं, जिसमें बहुत पहले तो तुम्हें सब कुछ तो आता ही है, तो देखते जाओ। लाइन सेगमेंट पता है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, बोलने की जरूरत नहीं। इसको मैं चित्र यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऊपर में एक डंडी, ये सब मैंने बताया था। इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो हमारे पास कोई ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है सपोज ए बी, और इसके अंदर अगर एक पी पॉइंट है, अगर वो इसके बीच में लाई कर रहा है तो वो इसका इंटीरियर पॉइंट है, और अगर इसके बीच में नहीं लाई कर रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी अलग लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, सिंपल सी बात है, नाम में ही पूरा है। देखो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि तुम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का शब्द का मतलब समझो कि एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम है। ठीक है, तो दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के सेम कब होंगे, देखो, टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है,
इफ द ट्रेस्ड कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपर इम्पोज ऑन द अदर, कि अगर मैं एक लाइन सेगमेंट को उठा के दूसरे लाइन सेगमेंट पे जाके रख देता हूं और अगर दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो गए, सुपर इम्पोज मतलब तुम एक को दूसरे के ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली एक जो है वो दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं सुपर इम्पोज। तो अगर दो एक लाइन दूसरे लाइन पर रखते हैं उठा के जाके उसको, तो एकदम एग्जैक्टली ओवरलैप कर लिए, इसका मतलब दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है, सेम लाइन सेगमेंट है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है सपोज ये, और यहाँ पे इसके नीचे एक और लाइन है, तो देखो ये ए बी, ये सी डी, ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, तो दोनों क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल लेंथ के हैं। तुम ये भी बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंसी तभी होगा जब दोनों इक्वल लेंथ के रहेंगे। रे का मतलब तो पता ही है, सन रेज जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तो वो ये लाइन सेगमेंट ए बी मैन एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन ओनली, एक डायरेक्शन में ही बढ़ती जाती है और एक डायरेक्शन में स्टॉपिंग पॉइंट रहता है। ये भी तुम लोग को सब पता ही है, ठीक है, स्टार्टिंग ये ए है, ठीक है, ये बी है, तो ये ए बी रे हो गया। फिर इसके बाद अपोजिट रेज में भी सिंपल होना चाहिए, दो रेज अपोजिट कब होंगे, जब ऐसा कुछ होगा अपोजिट रेज, ठीक है। ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है एंड यहां पे जो लाइन जा रही है, देखो ऐसे कुछ समझो इसको, ये एक रेस, ये एक रे, तो ये दोनों अपोजिट रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या दिया है, यूक्लिडियन, ये सब यूक्लिड का कमाल है, ठीक है, यूक्लिड ने पहले ही बता दिया था। टू रेज ए बी एंड ए सी आर सेड टू बी अपोजिट रेस, तो देखो दो रेज ए बी एंड ए सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट तभी रहेंगे, ये ए बी रहा एंड ये ए सी रहा, तभी रहेंगे जब इनके बीच में एक स्ट्रेट एंगल बन रहा हो 180 का। लेकिन ये तो हमने भी देखा था, इसने क्या बोला देखो, इफ दे आर कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब तीनों एक लाइन पे है, उसका भी मैं डेफिनेशन नेक्स्ट बार दे रहा हूं, तो पहले कोलिनियर का देखते हैं फिर उसका उस पे आते हैं। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, 3 या फिर 3 पॉइंट से ज्यादा कोलिनियर होंगे जब वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन से पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अपोजिट रेस में भी वही चीज है, देखो इफ ए बी ए सी, देखो इफ दे आर कोलिनियर, आर लिखना, इफ दे आर कोलिनियर एंड पॉइंट ऑफ द टू रेस, देखो ए बी ए सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है एंड पॉइंट ए इज द ओनली कॉमन पॉइंट। देखो यहां से ये दूसरा रे है, ये पहला रे है, ये दूसरा रे है, तो ए दोनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट रेस। कोलिनियर पॉइंट भी समझ गया, इफ देयर इज अ लाइन व्हिच कंटेन्स ऑल ऑफ देम, एक लाइन जो कि तीनों को कंटेन कर रहा है। फिर उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस पे आते हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखो टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस हमेशा दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, हमेशा दो ही लाइंस प्रकार के होते हैं, एक तो पैरेलल लाइंस और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो देखो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दे हैव अ कॉमन पॉइंट, तो ये कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर आता है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस मतलब क्या है, 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। तो मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर तीनों लाइंस एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहां से एक लाइन गया, यहां से एक लाइन गया, और सपोज यहां से एक और लाइन गया, ठीक है, तो ये तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट लाइंस है, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। कॉन्करेंट, तीनों लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट, ठीक है। फिर एक पिरामिड एक नाम का कंसेप्ट आएगा तुम्हारे सामने। पिरामिड एक सॉलिड फिगर है, ठीक है, whose बेस इज अ ट्रायंगल। तो बेस कुछ भी हो सकता है वो ट्रायंगल हो सकता है वो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, ठीक है, स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, या फिर कोई और अदर पॉलीगॉन हो। पॉलीगॉन मतलब तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा पॉलीगॉन क्या होता है, 5 साइडेड फिगर, पेंटागन, हेक्सागन, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेस हो सकता है। अब बेस में क्या, एंड इट्स साइड फेसेस, तो साइड फेसेस क्या होंगे फिर, तो ये एक पिरामिड है, देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये एक पिरामिड है। देखो यहाँ पे ये जो बेस है, नीचे में ये बेस है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो देखो 3 साइड फेस बन रहे हैं अपने पास, एक देखो ऐसा आ रहा है ट्रायंगल, एक इस साइड आ रहा है और एक इस साइड आ रहा है। तो बाकी के जो 3 साइड फेसेस आर क्या है, ट्रायंगल्स कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट एट द टॉप। तो ये टॉप पॉइंट है और ये इसका बेस है बीसीडी, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे अगर बनाएंगे, तो ये भी एक ऐसा ऊपर में एक पॉइंट आएगा और ऐसे 4 ट्रायंगल्स के फेसेस आएंगे साइड में 4 ट्रायंगल्स और नीचे में एक स्क्वायर है,
ठीक है, तो ये भी एक पिरामिड है। सिमिलरली अगर इसको भी बनाएंगे तो ये भी एक पिरामिड है। तो पिरामिड में एक बेस होता है और एक ऊपर में बस एक पॉइंट रहता है और वो पॉइंट सब वर्टाइसेस को ऐसे कनेक्ट कर रहता है। तो यहाँ पे तो मार्क कर देता हूं, ये ए है, बी सी डी ई, ये ए बोल देते वापस से, बी सी डी ई एफ। तो इस तरीके से पिरामिड होते चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये टाइप का पिरामिड तुमने देखा ही होगा बहुत बार। तो ये तो अपना पिरामिड जो होते हैं, जो हिस्ट्री से तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो वो एक्चुअल में पिरामिड का जो शेप रहता है वो ये रहता है। जो इजिप्शियन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो इसी शेप को बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशंस। फाइनली लास्ट टॉपिक पे कवर करते हैं प्लेफेयर एक्सियम। तो ये कभी ऐसा एक एक्सियम है जो कि अब जो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था, जो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री, तो वो दोनों इस साइड लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो जो एक्सियम था बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सियम है। लोगों ने क्या किया, उस एक्सियम को बहुत प्रूव करने के लिए उसको एक्सियम ना बोलते हुए उसको थ्योरम से प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन बहुत लोग फेल हो गए थे, उसको प्रूफ ही नहीं कर पाए थे। वो एक्चुअल में एक्सियम ही था कि उसको एग्जैक्टली ऐसा कुछ प्रूफ नहीं होता है, तो उसको थ्योरम नहीं बोल सकते। बहुत लोग ट्राई किए उसको थ्योरम बोलने के लिए, थ्योरम से कुछ प्रूफ करके निकाले ऐसे कुछ, लेकिन अनसक्सेसफुल रहे थे बहुत लोग। तो उससे हमने वो मतलब यूक्लिड ने वो एकदम सही बोला था कि वो एक एक्सियम ही है, वो एक थ्योरम नहीं है, ठीक है। तो क्या है, इनफैक्ट एक्सियम में क्यों बोल रहा हूँ, पोस्टुलेट बोलना चाहिए। यूक्लिड वो जो है वो फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो पोस्टुलेट ही रहना चाहिए, वो एक कोई थ्योरम नहीं है। उसके लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि तुम कर सको उसको डायरेक्टली प्रूफ, वो है बस, ठीक है। तो उसके लिए उसका एक और इक्विवेलेंट वर्जन निकाला था बहुत सालों बाद, उसको नाम दिया था प्लेफेयर एक्सियम। प्लेफेयर एक्सियम क्या कहता है, उसी का वो जो दिखाया था वही एकदम सेम वैसा ही है। तो देखो, फॉर एवरी लाइन एल, तो हमारे पास कोई लाइन है एल, ठीक है, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, तो यहां पे सपोज एक पॉइंट पी है जो कि एल पे लाइन नहीं कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। तो यहां से हमेशा एक यूनिक लाइन ही बनेगी जो कि पी से पास करेगी एंड एल के पैरेलल रहेगी। तो ये एक यूनिक लाइन रहेगी। अब वो इसको कैसे प्रूव कर रहा है, तो मैंने बताया था कि पैरेलल होगा तो एंगल, अगर इसको ऐसे सपोज बनाते हुए तो ये एंगल इंटीरियर एंगल्स क्या रहेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू रहेंगे ना, दोनों के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर छोटा हुआ तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यूनिक लाइन का मतलब क्या है, दो पैरेलल लाइंस है यहाँ पे, तो ये वाली लाइन जो रहेगी वो यूनिक एक पर्टिकुलर लाइन ही बनने वाली है। ऐसे बहुत सारे लाइंस नहीं बनेंगे, एक पर्टिकुलर लाइन बनेगी। तुम इसको अलग भाषा में बोल सकते हो, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो ये एक लाइन है एंड ये एक लाइन है, ठीक है। ये जो दोनों जो लाइंस है वो किसी एक लाइन के पैरेलल, दोनों ये जो है वो किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती है। सपोज मैंने ये लिया तो ऑफकोर्स ये पैरेलल रहेगा, लेकिन क्या फिर ये और ये पैरेलल रहेंगे क्या, नहीं, ठीक है। तो यही बोलना चाहता है वो कि यूक्लिड जो है एक्सियम में, जैसे कि देखो यहां पे जो था ये एक है और यूक्लिड्स का जो पोस्टुलेट जो था वो ये है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये जो दोनों लाइंस है, ठीक है, ये कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो इस लाइन के दोनों ही पैरेलल नहीं हो सकते, उनमें से एक पैरेलल हो सकता है लेकिन दूसरा पैरेलल ऐसे हो जरूरी नहीं। तो ये प्लेफेयर एक्सियम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, इसके पहले जो भी चीजें थी वो सब इंपॉर्टेंट थी। ये तो था पूरा यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं इसे, यूक्लिड ने जो भी ज्योमेट्री अपनी किताब में जो भी इसके बारे में बताया था वो सब था। लेकिन आगे जैसे जैसे जाते हैं, जैसे जैसे फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होता है, बहुत जगह फेल होना चालू करता है, क्योंकि यूक्लिड ने जो भी कहानी बताई थी वो एक प्लेन सरफेस के लिए बताई थी। जो भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है जिसको तुम एक प्लेन पे बता सकते हो, जैसे कि मूवीज तुम लोग एक 2D पे देखते थे पहले तक, तो वो सब एक प्लेन सरफेस के लिए बिल्कुल सही वैलिड थी। लेकिन ये जो सारी चीजें जो भी यूक्लिड ने पूरा अपना यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो भी इंक्लूड किया, उसके अंदर जैसे कि कर्व सरफेसेस हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ वैलिड नहीं हो पाता है। तो वो कर्व सरफेसेस जो भी 3D सॉलिड फिगर्स होते हैं वो उनको अच्छे से वो सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसीलिए उसको प्रूव करने के लिए एक नया टाइप ऑफ ज्योमेट्री आया, जो कि जिसको हम लोग नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलते हैं, जो यूक्लिडियन नहीं ज्योमेट्री है, नॉन यूक्लिडियन, या फिर उसको कई बार स्पेरिकल ज्योमेट्री भी बोला जाता है। और ये जो ज्योमेट्री टाइप ऑफ ज्योमेट्री है वो सब सारे टाइप ऑफ फिगर्स,
चाहे वो प्लेन में हो, चाहे वो आउट ऑफ प्लेन, मतलब चाहे वो सॉलिड फिगर हो, तो वो सब उनको कवर कर सकता है। ठीक है, तो ये है ड्रॉबैक यूक्लिडियन ज्योमेट्री का कि हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, बस 2 डायमेंशनल फिगर्स या फिर एक प्लेन में जो भी फिगर्स रहते हैं उनके लिए ही वैलिड रहता है। तो ये है पूरी कहानी यूक्लिडियन ज्योमेट्री की, जिनको तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, जो भी बेसिक से टॉपिक समझो। मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है, लेकिन तभी भी तुम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट साल यूक्लिडियन ज्योमेट्री होता है तो वो तुम्हें आना चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक फटाफट कवर कर लिया है। इसी से अपना पूरा टॉपिक खत्म रहता है। होमवर्क के लिए तुम्हारे पास ऑप्शनल मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक हटा है, रिड्यूस किया गया सिलेबस में से, तो तुम्हारे पास ऑप्शनल है कि ये तुम चाहिए तो टेक्स्ट बुक से अपना जो टेक्स्ट बुक है उसके एक्सरसाइज खत्म कर सकते हो, या फिर अगर नहीं भी करना है तुम लाइंस एंड एंगल्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। लाइंस एंड एंगल्स के पूरे एक्सरसाइज खत्म करने हैं। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री खत्म हो उसी से। नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, देखेंगे उसमें भी कुछ नई नई चीजें। तब तक के लिए इसको रिवाइज करो अच्छे से, जो मैंने होमवर्क किया उसको कंप्लीट करो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो। चलो फिर आज के लिए ये पे इतना ही, आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।